पहली बात, फंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? फंड मैनेजमेंट का मतलब, बहुत लोगों को ये लगता है कि फंड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि पैसा मैनेज करना, राइट? बट ऐसा नहीं है। पैसे मैनेज करने के साथ आपको और भी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। आपको फंड का रिस्क संभाल के रखना पड़ता है। राइट। आपको ये देखना पड़ता है कि आपके फंड की जो पोजीशनिंग है, आपकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, उससे अलाइन हो रही है कि नहीं। करियर पाथ की तरफ भी जाते वक्त क्या टेक्निकल स्किल सेट लगती है एक फंड मैनेजर बनने के लिए, या कोई सर्टिफिकेशन लगता है, कोई स्किल सेट लगता है जो आपके एक्सपीरियंस पे है? एक फंड मैनेजर को तो ये सब आना चाहिए, तो वो क्या है? See, obviously there are a lot of courses like CFA. Now there are a lot of quant is going on, so quant related बहुत सारे courses हैं. There is a course called CQF. टीएमएस का फंड मैनेजर एंड एक हेज फंड का फंड मैनेजर अलग किस तरीके से सोचते हैं, अगर आप वो बता सकें तो? अगर उसको हम ब्रेक करें तो उसमें एक वर्ड आता है हेज। हेज का अगर आप हेजिंग, तो हेजिंग हम बोलते हैं, हमने बहुत बार अपने फाइनेंशियल स्टडीज में सुनी होंगी हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है कि जब आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल पे थे तो वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज होती थी? सो थैंक यू नितेश फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टॉकिंग टू अस। तो अभी इसमें अगर अपना जर्नी अगर हमको बता सकते हैं कि आपने अभी तक जो इंडस्ट्री में टाइम स्पेंड किया है, एक ब्रीफ अपने ऑडियंस के लिए अगर हम बता सकते हैं तो। sure. So first of all, Ganesh, thank you so much for inviting me for this podcast. So I will try to keep this conversation Hindi, mix of Hindi and English, Yeah. to consider the entire audience. Yes. मुझे इंडस्ट्री में काम करते करते अप्रॉक्सीमेटली 12 साल हो गए। 2013 जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद I got an opportunity to work with multiple good organization, or one of the biggest organization in their particular domain. Okay. So I started with one of the greatest financial services company. Over there I spent around 5 years. Okay. So वहाँ पे मैं ज्वाइन हुआ था एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। तो मेरी प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मैनेजर जो भी आप बोल लीजिए, उसकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी कि हम पहले छोटे प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल साइज म्यूचुअल फंड्स, उसमें जो SIP जैसे कॉन्सेप्ट होता है, हम वो इन्वेस्टर्स को इंट्रोड्यूस करते थे, वो इन्वेस्टर्स को। और मैं उस इन्वेस्टर्स को बताने से ज़्यादा मैं उनकी टीम को ज़्यादा अवेयर कराता था कि म्यूचुअल SIP कैसे होती है, उसमें क्या चलता है, मोर एक्सप्लेन, सो दैट जो सेल्स के टीम है, सेल्स टीम के बंदे हैं, वो जाके मार्केट में इन्वेस्टर्स को बता सके और वैसे वो अपना बिजनेस बढ़ा कर सके। देन ग्रेजुअली मैं सेंट्रली प्रोडक्ट को, पूरा पैन इंडिया प्रोडक्ट को मैनेज करने लगा, जहाँ पे हम म्यूचुअल फंड तो करते ही थे, उसके अलावा बाकी सारे भी जो भी प्रोडक्ट एवेन्यूज होती हैं, जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट एवेन्यूज होती हैं, वो हम सब करना चालू कर दिए। सो वो हमने किया। सो 5 साल मैं वहाँ पे था। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी विथ वर्क विद वन ऑफ द लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वहाँ पे भी मैं प्रीडोमिनेटली प्रोडक्ट ही बनाता था, बट ज़्यादातर फोकस मेरा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स और हाई नेटवर्थ टिकट साइज के लिए हुआ था, जिसमें एक होता है PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो मैं ये सारे प्रोडक्ट्स डिजाइन और वर्क करता था कंपनी के लिए। Okay. Then I got an opportunity to work for a hedge fund. Okay, I joined a hedge fund, and I started becoming supporting my fund manager there, and gradually I started managing funds. So over the last 10 years, it was very exciting journey that मैंने प्रोडक्ट भी बनाया है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट डिजाइन भी किया है, प्रोडक्ट का रिस्क भी मैनेज किया है, और फिर इवेंचुअली मैं फंड मैनेजमेंट साइज में आ गया। सो ये ऐसी मेरी जर्नी रही। नहीं, वंडरफुल वंडरफुल। ऑडियंस के लिए जस्ट मैं अगर आप एक्सप्लेन कर सके कि म्यूचुअल फंड, PMS व्हिच इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, और हेज फंड डिफरेंट कैसे है एज अ प्रोडक्ट? वेरी गुड क्वेश्चन गणेश। सो जैसा मैंने बताया, म्यूचुअल फंड, अभी म्यूचुअल फंड डजंट नीड इंट्रोडक्शन। So everybody knows mutual fund, all thanks to AMFI and SEBI for the kind of awareness that AMFI has done it, like mutual fund sahi hai. Right. So today we don't need the introduction of a mutual fund. So mutual funds is basically
जहाँ पे एक पूल ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। सो लेट्स से मैं फंड मैनेजर हूँ, एक पूल ऑफ इन्वेस्टर है, पूल ऑफ इन्वेस्टर्स मुझे वो पैसे देते हैं और वो पैसे मैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता हूँ। जैसा भी फंड का स्ट्रक्चर है वैसे, सो अगर फंड का स्ट्रक्चर है कि मैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा तो वो इक्विटी में जाता है। अगर वो बोलता है मैं डेट मार्केट में इन्वेस्ट करूँ तो डेट मार्केट में जाता है, एंड सो फोर्थ। द म्यूचुअल फंड के जो टिकट साइज है वो आज की डेट में तो 100 रुपए से लेके आपका देयर इज नो अपर लिमिट, आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। द अदर साइड जो पीएम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, ये स्लाइटली हायर टिकट साइज के लेते हैं। जैसे उसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 50 लाख रुपए। बेसिकली काम वही होता है, पूल ऑफ इन्वेस्टर होता है, उसमें आप फंड मैनेजर होता है और पीएमएस में पोर्टफोलियो मैनेजर बोलते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर होता है और वो पैसे उनको दिए जाते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं। जो एडवांटेज और जो डिफरेंशिएशन है, वो डिफरेंशिएशन ये है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो अपने इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो थोड़ा सा कस्टमाइज्ड वे में मैनेज कर सकता है। क्योंकि वो पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, हर एक इन्वेस्टर्स का डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। सो वो एक डिफरेंस है जो म्यूचुअल फंड में नहीं है, क्योंकि वो लार्ज पूल में इन्वेस्ट होता है और वो एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो होते हैं। पीएमएसएस में आपके पोर्टफोलियोज डिफरेंट हो सकते हैं। जो हेज फंड है, सो हेज फंड से भी पहले, जैसे इंडिया में जो कॉन्टेक्स्ट है, इंडिया में वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का कॉन्टेक्स्ट है। सो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें, जैसे अगर मैं ऐसे समझाऊं कि म्यूचुअल फंड की कुछ अच्छी और जो कुछ एडवांटेजेस हैं और पीएमएस के जो कुछ एडवांटेजेस हैं, उन दोनों को अगर मिक्स कर ले तो वो एआईएफ का फीचर बन जाता है। जैसे कि एआईएफ में और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट पूल के थ्रू होता है, राइट? बट लेकिन उसमें इन्वेस्टर्स हैं वो सेग्रीगेटेड भी आ सकते हैं। तो एक इन्वेस्टर्स का जो पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है और एक सेट ऑफ पूल एआईएफ का जो पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सॉरी, एक दूसरे इन्वेस्टर का जो पूल है वो उसका इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो वो स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, ओके। और इन एआईएफ में बहुत मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें एक हेज फंड आता है, राइट? जिसमें जैसे बोलते थे प्राइवेट इक्विटी, बहुतों ने सुना होगा। सो प्राइवेट इक्विटी हो गया, वो भी एआईएफ का पार्ट आता है। हेज फंड एक एआईएफ का पार्ट आता है। तो हेज फंड इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ एआईएफ इन इंडिया। सो ऐसे ये स्ट्रक्चर होती है। So mutual funds is known for a more retailized product. PMS is HNI product and AIF, क्योंकि उसमें टिकट साइज और भी थोड़ा बड़ा होता है। जनरल एवरेज अगर AIF का टिकट साइज देखें तो 1 करोड़ से 2.5 करोड़ के रेंज वाला होता है, डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। किसी में 1 करोड़ होता है, किसी में 2.5 करोड़ होता है, ऐसा होता है। लेकिन ये एडवांटेजेस, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स को केटर करने के लिए प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। ओके, नाउ विद रिस्पेक्ट टू जो करियर है, फॉर एग्जांपल, तो एक पीएमएस का फंड मैनेजर एंड एक हेज फंड का फंड मैनेजर किस तरीके से सोचता है, अलग किस तरीके से सोचता है, अगर आप वो बता सके तो। सो देखिए, हेज फंड मैनेजर में अगर उसको हम ब्रेक करें तो उसमें एक वर्ड आता है हेज। हेज का अगर आप हेजिंग, तो हेजिंग हम बोलते हैं, हमने बहुत बार अपने फाइनेंशियल स्टडीज में सुनी होंगी हेजिंग। तो हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेजिंग का मतलब होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को हेज कैसे करते हो, उसको सपोर्ट कैसे, प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, राइट? सो वो एक डिफरेंट तरीके से सोचता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए नहीं सोचते हैं, बट उसमें मैकेनिज्म्स वैसे हैं। rather than thinking only to give returns, the hedge fund managers focus more कि मैं अगर रिटर्न दे रहा हूं तो पर यूनिट ऑफ रिस्क पे मेरा रिटर्न कितना है। अच्छा, ओके। पर यूनिट ऑफ रिस्क का मतलब क्या है कि अगर मैं सर्टेन रिटर्न दे रहा हूं तो वो रिटर्न देने के लिए मेरे फंड में कितनी वोलेटिलिटी है, कितना फंड में उतार चढ़ाव ज्यादा है। अगर वो रिटर्न बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ मिल रहा है तो वो हेज फंड मैनेजर्स को उसको सोचना पड़ेगा कि मेरे रिटर्न्स बने बट एक कंसिस्टेंट पैटर्न में बने। अगर मेरे रिटर्न्स बन रहे हैं तो उसमें वोलेटिलिटी कम, मैं अपने पोर्टफोलियो को हेज कैसे कर सकता हूं। अच्छा, सो ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस आता है। प्लस जो कॉन्टेक्स्ट है एज अ पोर्टफोलियो, वो भी थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि पीएमएस में आपको अगर मान लीजिए 100 रुपया मिला है तो आप 100 या 25 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ जो भी आपको जो मिला है,
आप उसे ही मैनेज कर सकते हैं। हेज फंड में ऑप्शन क्या होता है, आप उसको पोर्टफोलियो को लिवरेज कर सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए इन्वेस्टर ने आपको 1 करोड़ दिया है, तो आप उसको लिवर करके आप और लेट्स से 2 करोड़ का पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट मार्केट में कर सकते हो। तो आप लिवर कर सकते हो। तो लिवर कर सकते हैं, तो आप जब लिवर करते हैं तो आपको पोर्टफोलियो ऐसा बनाना है कि आप थोड़ा रिटर्न अच्छा दे सके, तभी आप लिवर लेने का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप रिस्क को मेंटेन कर सके। It doesn't work that way कि higher risk higher returns. Okay. And it means that a decent returns with good manageable risk. Manageable risk. Okay. अगर मैं AIF as a structure देखूं, तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कौन से असेट क्लास में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये काफी वाइड है, राइट? सो ये आपको फिक्स्ड इनकम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तक तो क्रिप्टो ये सब नहीं आया है, बट जो भी आपके स्पेक्ट्रम है, ये सारे स्पेक्ट्रम में इन्वेस्ट। रियल एस्टेट भी आ जाता है? रियल एस्टेट में भी आ जाता है थ्रू रीट्स, इनविट्स, इन थ्रू में कुछ ऐसे फंड्स होते हैं, वो सिर्फ रियल एस्टेट डेडिकेटेड फंड्स होते हैं, जिसमें आप सिर्फ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में करते हैं, प्राइवेट स्पेस में या पब्लिक स्पेस में। तो ये एडवांटेज आपको AIF में मिल जाता है एज अ कैटेगरी, एज अ प्रोडक्ट। सो इसीलिए मैं आपको, मतलब जैसा मैं बता रहा हूँ कि आपको एडवांटेज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट और AIF का ये है कि आपको म्यूचुअल फंड्स और PMS के दोनों के अच्छे बेनिफिट्स आपको एक पैकेज में मिल जाता है। परफेक्ट, ओके। अभी आप एक फंड मैनेजर के रोल पे हो, तो हमारी जो ऑडियंस है वो अपना करियर स्टार्ट करने वाली है सपोज, तो पहले तो एसेट मैनेजमेंट में अगर वो करियर स्टार्ट करती है, तो उनका करियर पाथ कैसे हो सकता है कि वो फंड मैनेजर की तरफ जाए? नॉट नेसेसरी कि दे माइट एंड अप बिकमिंग अ फंड मैनेजर, बट एटलीस्ट उनको एक ट्रेजेक्टरी समझ में है, अगर आप उस पर कुछ गाइड कर सकते हो। सो एक चीज मैं ऐसे समझाऊंगा, बताऊं, और मैं अपने हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन जो एस्पायर कर रहे हैं इस फील्ड में आने के लिए, मैं ये बोलूंगा कि आप फंड मैनेजर अगर बनना चाह रहे हैं, तो आपको पहला जॉब ही एनालिस्ट का मिल जाए या फिर ऐसा जॉब मिल जाए तो ही आप फंड मैनेजर बन पाएंगे, ये जरूरी नहीं है, राइट? okay. और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एक सेल्स में हैं या अगर आप प्रोडक्ट में हैं तो आप आगे चल के फंड मैनेजर नहीं बन सकते। सो देयर इज नथिंग एज सच, राइट? जैसे मैं एक बहुत ही जीता जाता एग्जाम्पल हूँ इसका, क्योंकि मैं अपनी करियर रिसर्च या एनालिसिस से नहीं की थी। मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट से स्टार्ट किया, एंड दैट टू वन ऑफ द प्रोडक्ट जो इतना ज्यादा, उसमें इतना डिटेल्ड रिसर्च नहीं चाहिए जब आप SIP का कुछ अगर SIP प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, आपको पैकेज करके SIP का एक कॉन्सेप्ट बनाना है। लेकिन आप इवेंचुअली अगर आप अपने गोल को फोकस सही रखेंगे और आप सही डायरेक्शन में सोचते रहेंगे तो यू कैन बी देयर। The one mantra that I have used in my career, that I will suggest कि लोगों को करना चाहिए, और खासकर आज के जनरेशन के लोगों को करना चाहिए, that be open for any kind of opportunities that you get. Okay. So people get very stuck कि मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। Yes, you should do it, लेकिन वो बोलते हैं ना कि अगर आपको क्या पसंद है वही करने से पहले आपको क्या नहीं पसंद है वो समझना बहुत जरूरी है। Right. You should know what you don't like rather than you should know what you like. Right. This is a very good point, because बहुत सारे लोग करियर प्लानिंग करते वक्त उनको ये नहीं पता कि अरे मैंने इधर जाना है, बट आपका जो पॉइंट आपने बताया कि मुझे एक्सप्लिसिट में नहीं जाना है, जैसे मुझे ऑडिट नहीं करना है, तो क्लियर हो जाता है कि मुझे नहीं करना, तो कुछ भी अपॉर्चुनिटी है विल नॉट गो देयर। करेक्ट। सो दैट क्लैरिटी व्हेन यू एलिमिनेट योर ऑप्शंस, राइट, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अभी एक करियर पाथ की तरफ भी जाते वक्त क्या टेक्निकल स्किल सेट लगती है एक फंड मैनेजर बनने के लिए, या कोई सर्टिफिकेशन लगता है, या कोई स्किल सेट लगता है जो आपके एक्सपीरियंस पे है कि एक फंड मैनेजर को तो ये सब आना चाहिए, तो वो क्या है? See, obviously there are a lot of courses like CFA, now there are a lot of quant is going on, so quant related बहुत सारे courses हैं, there is a course called CQF, so ऐसे बहुत सारे courses हैं, ये courses बहुत सही हैं, इनको बहुत ही करंट स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया गया है, तो वो जरूरी है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं जरूरी है, okay. और आप अगर एस्पायर कर रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली डू इट, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी बोलूँगा जो ये नहीं कर पाए फॉर एनी XYZ रीजंस, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं, राइट?
तो हो सकता है कि योर फाइनेंस और योर सर्टेन प्रॉब्लम्स विल नॉट अलाउ और विल नॉट गिव यू अ परमिशन टू डू सच एक्सपेंसिव कोर्सेज, राइट? तो क्या आपको ये सोच के बैठ जाना चाहिए कि मैं फंड मैनेजर नहीं बन सकता हूँ या मैं इस डोमेन में नहीं जान सकता? द आंसर इज नो. द थिंग दैट यू शुड डू इज दैट आप सही लोगों के टच में रहिए, आप अपने अच्छे लोगों से बात करिए, आप जितना ज़्यादा लोगों को सुन सकते हैं आप वो सुनिए, और स्पेशली इन योर डोमेन, और आप उनसे सीखने की कोशिश कीजिए. आप जितना सीखेंगे उनसे, उनके चीज़ों से, उनके टेक्नोलॉजी, उनके टेक्निक्स से, उतना आप अपने आप को बेटर कर पाएंगे. तो कोर्सेज अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ तो especially in my domain, which is in hedge fund management, right now quant is very important. So one should definitely look towards quant related courses, quant related technical skills. One should definitely acquire it. Programming also. It includes programming also because it brings the basics of it. Right. So that कि अगर आप जब कोई कोर्स समझ रहे हैं तो आपको समझने में आसानी हो जाती है. जरूरी नहीं है कि आप वो कोर्स आप कोडिंग करेंगे, यू एंड अप डूइंग कोडिंग. प्रोबेबली आपके अंदर टीम होगी जो आपको कोडिंग करके देगी, लेकिन आपको वो कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए. right. अगर आपको बेसिक्स नहीं समझेगा तो थोड़ी अच्छी तकलीफ होती है. ओके. और स्टैट्स का अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज़ क्वांट आप जब बोल रहे हो तो स्टैट्स आपको पता होना चाहिए. तो दैट इज आल्सो समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ फंड मैनेजर. द नंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट कम्स एवरीथिंग. सो यू शुड नो हाउ टू रीड नंबर्स. ओके, राइट. ये सब चीजें आपको विद कोर्स भी आती हैं, ये सब चीजें विद एक्सपीरियंस भी आती हैं. तो जरूरी नहीं है कि अगर आप ये कोर्स कर लेंगे तो आपको एक नंबर्स की समझ हो जाएगी. आपको नंबर्स की समझ बनानी पड़ेगी. So when I'm saying numbers, statistics is very important. Your data reading skills is very important, right? ये सारी चीजें बहुत important है. So yes, obviously quant आता है तो उसमें statistics बहुत जरूरी है. अब जब रिस्क मैनेज करते हैं तो आपको बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की समझ बहुत होनी चाहिए. राइट. तभी आप ये समझ पाएंगे, तभी आप उसके नुआंसेस समझ पाएंगे. राइट. अभी जो रोल है फंड मैनेजर का, वो ऑन अ डे टू डे बेसिस क्या करते हैं? अगर आप एक डे बता सकते हो, एक ब्रीफ, तो दैट विल आल्सो हेल्प द ऑडियंस. This reminds me the question that I asked one of the very supreme fund manager back in my college days. So क्या हुआ कि हम एक इवेंट में गए हुए थे दिल्ली में, और एक बहुत ही सुप्रीम फंड मैनेजर, एशिया पैसिफिक हेड फंड मैनेजर उस इवेंट में अपना स्पीच देने आए थे. एंड जब हो गया, उनका स्पीच खत्म हो गया, इवेंट के बीच में जो ब्रेक होता है, तो आई वेंट टू हिम एंड आस्क्ड हिम, टोल्ड हिम कि सर मैं MBA कर रहा हूँ और मेरे ये एस्पिरेशंस हैं, सो एनी सजेशंस दैट यू वुड लाइक टू डू. तो उन्होंने बोला कि द वन मिथ दैट योर जनरेशन हैज दैट फंड मैनेजर्स प्रोफाइल और फंड मैनेजर जॉब इज वेरी फैंसी. तो पहली बात, जब आप ये चीज, अगर आपके दिमाग में ये है कि अगर एक फंड मैनेजर बहुत ही फैंसी प्रोफाइल होता है कि वो तो मतलब जो पिक्चरों में हम देखते हैं इंग्लिश और बॉलीवुड एंड हॉलीवुड बोथ, वैसा एक्चुअली नहीं होता है. फंड मैनेजर्स की डेली लाइफ, हम और जितने, एटलीस्ट मैं जितने फंड मैनेजर्स अपने मेरे एज के या मेरे से सीनियर फंड मैनेजर्स को देखा है, दे हैव अ वेरी consistent life. I will not say boring life, but consistent life. हमारा जो बिजनेस है और हमारा जो काम है, it is a work, it is an art of consistency. Okay. आपको एक ही चीज सही तरीके से रोज करना पड़ेगा. Okay. अगर आप एक कंपनी को फॉलो करते हैं, अगर आप कोई पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, वो पोर्टफोलियो को, आपकी जो फिलॉसफी है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, उसकी आपको हर दिन आपको स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा. आप उस स्ट्रैटेजी से डिविएट नहीं हो सकते हैं आपको. और मनी ब्रिंग्स लॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ ग्रीड एंड इट समटाइम्स डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम योर कोर फिलॉसफी, बट आइडियली यू शुड स्टिक टू योर कोर फिलॉसफी. सो हमारे देन है टू आंसर योर क्वेश्चन प्रिसाइजली. सो हमारे फंड मैनेज, हमारा दिन ऐसा होता है कि हमारा दिन रीडिंग में बहुत जाता है. तो हमको कंपनीज को पढ़ना बहुत पड़ता है. अगर हम, वो चाहे किसी भी एसेट क्लास में हम इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे कमोडिटी हो, इक्विटीज हो, तो हमारी रीडिंग बहुत जरूरी है.
और जो हमारी फिलॉसफी है, जो हमारा स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली हमको टिके रहना है और उस कंसिस्टेंटली उस पोर्टफोलियो को हमें अलाइन करना है। आई विल गिव यू राइट एनेक्डोट कि ऐसा मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं कोई पोर्टफोलियो बनाया है मैंने, राइट, और अगर कोई अपॉर्चुनिटीज मेरे से मिस हो गई और वो अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो जब अगर मैं उस अपॉर्चुनिटी की टुवर्ड्स जा रहा हूँ तो वहाँ पहुँचने, वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं वो स्टॉक या वो अपॉर्चुनिटी या वो कंपनी मैं इन्वेस्ट अगर कर रहा हूँ, तो क्या मैं वो उसकी वहाँ पे वो रिटर्न कमाने के लिए मैं अपनी फिलॉसफी को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ। तो इट इज दैट स्किल दैट यू हैव टू कीप डेवलपिंग इट। सो इट्स अ लॉट ऑफ small things that you have to build first and you have to stick it on a daily basis. और अभी जैसे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्पेस ग्रो हो रहा है इंडिया में या एसेट मैनेजमेंट ग्रो हो रहा है, तो व्हाट इज योर व्यू कि कितना एक्साइटिंग ये स्पेस होने वाला है फॉर द न्यू कमर्स? एंड अगर कोई न्यू सेकंड उसका फॉलो अप पार्ट है कि स्टार्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या रोल्स उनको टारगेट करना चाहिए? सो सी the industry is growing multifold, right? बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और आ रहे हैं, बहुत सारों को लाइसेंस अप्रूवल मिल चुका है, बहुत सारे सेटअप स्टेज पे हैं, बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव हैं जो अभी अप्लाई करेंगे, तो ये इंडस्ट्री बहुत मल्टीफोल्डेड ग्रो करने वाला है। और इसमें मतलब ये हमने हिस्टोरिकली भी देखा है ओवर 5-6 साल में म्यूचुअल फंड सही है एंड व्हाट नॉट, सो ये सब चीजें बहुत भयंकर तरीके से ग्रो करेंगी। सो एज दिस एंटायर स्पेस, पीएमएस, हेज फंड्स, सो इवेंचुअली सब ग्रो करेंगे। मतलब इट्स नॉट अबाउट वन सेगमेंट, एवरी सेगमेंट विल डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो इट, because still the market share or the mind share that this industry has is very very minuscule. I mean, there is a lot of things to sort of grow around it. So what are the roles that one should pick? One should pick a role which excites them, right? As I have said that कि ये जो काम है ना हमारा बहुत ही कंसिस्टेंसी का काम है, तो आप एक ही काम कितना कंसिस्टेंटली कर सकते हैं वो बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एज अ एनालिस्ट ही ज्वाइन करिए, मैं ये नहीं बोलूंगा आप एज अ जूनियर फंड मैनेजर ही ज्वाइन कीजिए और एज अ डेटा साइंटिस्ट ही ज्वाइन कीजिए। आप जो भी प्रोफाइल लीजिए, आप उस प्रोफाइल में आपको मजा है। आप अगर प्रोडक्ट मैनेजर ही ज्वाइन करते हैं तो आपको उसमें मजा आना चाहिए। अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट टीम में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको मजा आना चाहिए। बेसिकली इंडस्ट्री, वो जो सेगमेंट में आप जो ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी। सो फर्स्ट थिंग, आप जो असेट जिस प्रोडक्ट में आ रहा है, आप उस प्रोडक्ट में कन्विंस होने चाहिए कि ये प्रोडक्ट सही है। मैं सारे अपने फेलो कलीग्स और या मेरे टीम, मेरे जो जूनियर्स होते हैं या जो कभी मुझसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि पहले आप उस प्रोडक्ट से कन्विंस हो जाओ। अगर मैं हेज फंड मैनेज करता हूँ तो आई शुड बी कन्विंस दैट विद दैट प्रोडक्ट कि ये प्रोडक्ट सही है, ये प्रोडक्ट रिटर्न बना सकता है, ये प्रोडक्ट इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो को बेटर कर सकता है, तभी उस डोमेन में जाए। If you think money first, money means salary or income, stuff like that first, and then you think about the product, you will not be able to sort of succeed. First, you have to be convinced with that product, right? And then eventually you should aspire around it, and then you should grow your profile up. So मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक particular path है, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो देन आई विल नॉट बी ट्रू टू माई सेल्फ, क्योंकि मैं ही खुद प्रोडक्ट मैनेजर से बनते आज फंड मैनेजमेंट प्रोफाइल में आया हूँ। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एनालिस्ट ही बनिए और वहां से ग्रो करिए। अगर आप सही तरीके से अपना करियर को मनोवर अच्छा कर पाएंगे, पॉइंट ये है कि आप जो प्रोडक्ट में काम करते हैं उस पर कन्विंस हुई और फिर उसमें घुसिए। तो एक जस्ट फॉलो अप क्वेश्चन अगेन कि जब आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल पे थे तो वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज होती थी, अगर आप ब्रीफली बता सकते हैं? ये बहुत एक्साइटिंग स्पेस था। मतलब मेरे करियर में मैं आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में बहुत यंग एज में आ गया। बहुत ही एक्साइटिंग था ये एक्सपीरियंस मेरा, वो 5 साल और 4 साल। सो इट वाज लाइक एनालाइजिंग द प्रोडक्ट। सो एनालाइजिंग में मीन्स सारे डेटा रीडिंग करना, उनको समझना कि ये जो फंड्स हैं
वो फंड्स कैसा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी कितनी है एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी चीजें उसमें करते हैं। उसी दौरान मुझे अपॉर्चुनिटी मिला फंड मैनेजर से मिलके बात करने का। तो हमारा एक डोमेन था, हम फंड मैनेजर से मिलते थे, उनसे बातें करते थे, उनसे समझते थे कि वो उनकी फिलॉसफी क्या है अपने फंड को चलाने की। ये दो चीज हो गया। हम इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो को एनालाइज करते थे। जैसे कोई इन्वेस्टर अगर उन्होंने कुछ पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं तो उनके पोर्टफोलियो को हम एनालाइज करते थे और वहां से उनको हम सॉर्ट ऑफ फर्दर रिकमेंडेशन देते थे। अब इसमें क्या होता था कि ऑब्वियसली इसके आसपास जो भी रिसर्च रिलेटेड चीजें थी वो हमको दी जाती थी। जैसे रिसर्च टीम होती थी जो इक्विटी के ऊपर रिसर्च करती थी। हमारा काम प्रीडोमिनेटली म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना था। फंड मैनेजर्स जो हमको सपोर्ट करते थे कि उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है एंड स्टफ लाइक दैट। और सेल्स वाले हमको सपोर्ट करते थे ग्राउंड में क्या प्रोडक्ट चल रहा है, व्हाट इज द न्यू थिंग दैट वी कैन वर्क। So that was the space. But the idea is to innovate, design, and maintain. So innovation करके आप न्यू प्रोडक्ट लेके आइए, उसको लॉन्च कीजिए, डेवलप इट, एंड जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए हैं उसको सही तरीके से मेंटेन करके। ओके। अभी एक फंड मैनेजर का रोल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे चेंज हुआ है? क्या टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गई है या अभी भी नहीं है उतना? नहीं, बहुत चेंज हो गया। The market itself, the pace of the information is very very flourished. It's overwhelming sometimes. इतना ज़्यादा information होता है। so obviously जहाँ पे बहुत सारा information होता है वहाँ पे noise बहुत होता है। So now बहुत सारा काम आपको noise cut out करने के लिए भी लगता है। कि आपको सही information ढूंढना है। तो फंड मैनेजर का रोल काफी चेंज हो गया है पहले से। So just to give you an example, जो पहले जो फंड मैनेजर्स होते थे और जो पूरा आज से 20 years पहले जो फंड मैनेजमेंट की प्रीडोमिनेंट स्टाइल होती थी वो ज्यादातर कंपनीज के ऊपर रिसर्च, सो इट टेक्स टाइम टू डू द रिसर्च वर्क ऑन, बिकॉज डेटा इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था। आपको उनकी चीजों पे काम करना पड़ता था। जो वो अभी डेटा इन्फॉर्मेशन बहुत ईजी हो गया है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे ब्लूमबर्ग हो गया और फिर छोटे छोटे जो बहुत सारे ब्रोकिंग फेटर्निटीज हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। तो डेटा इन्फॉर्मेशन सही हो गया है। ऑब्वियसली बहुत सारा डेटा आता है तो डेटा के साथ नॉइज भी आता है, तो अब नॉइज कटआउट में बहुत टाइम जाता है। आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि आपकी फिलॉसफी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है एंड स्टिक इट ऑन अ डेली बेसिस। तो यहाँ पे एआई और एमएल भी यूज होना स्टार्ट हो गया 100%। 100%। सो आपकी क्वांट मॉडलिंग में वो सब चीजें आ गई हैं जो आपको रीड करके बताती हैं। आपकी जब अगर आप क्वांट मॉडल वैसा बिल्ड कर रहे हैं तो वो आपको वो सब चीजें रीड करके आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हैं कि अभी सर्टेन पैरामीटर में क्या सेट ऑफ स्टॉक्स आपको अभी सपोर्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई आई सेड इट कि क्वांट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ग्रोइंग। So this segment has already taken over a lot of space. It is taking over this space also. So but it is not a threat for a fund manager, rather than it is supporting for a fund manager, because आपको informations बहुत ज्यादा मिल रहा है और आपका लाइफ थोड़ा इजी कर देगा, लाइफ इजी कर देगा। आपको डेटा बहुत ज्यादा मिल रहा है, आपको informations बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो वो सब चीजें। पर अभी आपके हिसाब से what is the common misconception about being into fund management and मतलब कैसे बाहर के लोग आपके रोल को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं? So I will answer this question in for two type of people. One set of audience which is in this business, but they are not fund manager, and one is not in this business, probably a student or not from a finance background. How they should see this? So see, पहली बात, फंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? फंड मैनेजमेंट का मतलब, बहुत लोगों को ये लगता है कि फंड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि पैसा मैनेज करना, राइट? बट ऐसा नहीं है। पैसे मैनेज करने के साथ आपको और भी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। आपको फंड का रिस्क संभाल के रखना पड़ता है, right. आपको अपने आपको ये देखना पड़ता है कि आपके फंड की जो पोजीशनिंग है, आपकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, उससे अलाइन हो रही है कि नहीं। ये बहुत जरूरी है कि आपके इन्वेस्टर्स की जो रिस्क प्रोफाइल बोल लीजिए या उनकी सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है और आपके इन्वेस्टमेंट की जो फिलॉसफी है और जो स्ट्रैटेजी है वो उनसे अलाइन होना चाहिए। लोग आज के डेट में इन्वेस्टर्स बहुत चेज करते हैं रिटर्न, बट रादर देन चेजिंग रिटर्न, यू शुड चेज दैट व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस।
आपको अगर आप आज कुछ भी चीज खरीदते हो तो आप वो सोचते हैं ना कि मैं ये चीज क्यों खरीद रहा हूँ, व्हाट इज द एंड गोल। इन्वेस्टमेंट में लोग क्या करते हैं कि वो लगते रिटर्न अच्छा है तो डाल दो, ठीक है, बट ठीक है, आप अगर वो 100 रुपए या जो भी आप पैसा लगा रहे हो वो क्यों लगा रहे हैं, so there has to be some thought process. The thought process it comes with risk, it comes of requirement and stuff like that. वो आपके फंड से अलाइन हो रहा है कि नहीं, बराबर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आपको अपने प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर से बात करना पड़ता है, बिकॉज जो नीचे जो सेल्स में जो बंदा है जो ग्राउंड पे लोगों को जाके समझाता है प्रोडक्ट एज एन एसेट मैनेजमेंट बिजनेस, हो सकता है आप एज अ फंड मैनेजर आप जिस फंड को जिस तरह से चलाते हैं वो नहीं समझा पाएगा, तो आपको जाके आपको उनसे बात करके उनको समझाना पड़ता है, बिकॉज इवेंचुअली आप उनका ही पैसा मैनेज कर रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो बहुत सारे जनों को लगता है कि मैं फंड मैनेजर बन गया, मेरा काम तो खाली पैसा मैनेज करना है, बाकी सब चीजें तो बाकी के लोग संभाले। ऐसा नहीं होता है। दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू डू इट। एंड द एस्पायरिंग फंड मैनेजर्स और जो इस इंडस्ट्री में नहीं है और इसमें आना चाहते हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि एज अगेन आई विल कोट माय अर्लियर कॉन्वर्सेशन कि इट्स नॉट अ वेरी फैंसी बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आप आ जाएंगे तो आपकी सैलरी तूफान सैलरी हो जाएगी। जो मैंने आपको बोला कि अगर इफ यू आर कमिंग विद अ मनी माइंडसेट, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस सेगमेंट में पैसे नहीं है, बहुत अच्छा है, मतलब वी आर गेटिंग पेड प्रीटी वेल, I will not deny this, but is every fund manager get paid except amazingly or exceptionally great? Your initial stage you have to work around it, right? And as the industry is growing, there are new setup AMCs whose budget is not that much. You have to be explored that way, right? So that is how I will try to आंसर है। क्योंकि आपने जो भी पॉइंट बोला ना कि बहुत ज्यादा हाई सैलरी होती है, बहुत पैसा, ये तो मूवीज के थ्रू ज्यादा ट्रिगर हुआ है कि आपके बोनसेस एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहे हैं, आपके इंसेंटिव बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहे हैं। तो आई थिंक सो दैट कुड बी वन रीजन दैट देयर इज अ चार्म दैट पीपल सी, अरे आप एक फंड मैनेजर हो या आप एक हेज फंड मैनेजर हो टाइप्स। तो एक एनी रिकमेंडेशन आप दे सकते हो, बुक्स, वेबसाइट, कोई रिसोर्सेज जो एक एस्पायरिंग फंड मैनेजर शुड रीड? For students, I would say Rich Dad Poor Dad is one of the book that you should start with. Very simple book, very easily explain the power of money. So that is one book that I will recommend all students, especially in these kind of fields, should read this book. Websites, perspectively. So as I've said, listen a lot of people. Listen to fund managers. If I can name some, listen to Ramdev Agarwal, who is from Motilal Oswal. Listen to Ramdev Agarwal and other aspiring, other great fund managers. जो इस इंडस्ट्री में the leaders of this industry, you should listen to them. Try to understand, not try to copy their portfolio, rather than try to copy their philosophy. We all say that कि Warren Buffett का portfolio ऐसा है वैसा है, rather than copying Warren Buffett's portfolio, try to copy Warren Buffett's philosophy, how he thinks. So with that point, read Warren Buffett's annual report, annual investors report that's released year on year. So if you can get a chance to read it since last 1980s, nothing like it. You will get to see, by reading it, you will get to see how the investment as a philosophy has sort of evolved, right? And there are a lot of other financial books also. We can give you, I can recommend it in your pinned comments also. कि कौन से और किताबें पढ़ सकते, but a lot of books. Read. So point is the reading. So read not from the perspective of only to gain knowledge. Read from the perspective of building habit of reading. Okay. Right. बहुत बढ़िया. There is a book called Coffee Can Investment, which talks about the Saurabh Mukherjee, which talks about that how you build a philosophy around it. So I'm again saying it that if you are young, if you are building it up, don't try to copy the fund managers. Don't try to copy their portfolios. Try to learn that how they are building their philosophy, because building philosophy is very important. One final piece of advice for young people who plan to enter into investment management space.
point is this, that how we should, the industry is changing dramatically. So if you are coming up more information through quant and stuff like that, you should definitely do it. Read more. That's the one piece of advice that I'll give it. Read more. Okay. Try to build your portfolio. Okay. Right. Not to make money again. Try to build your portfolio, that what kind of portfolio makes you comfortable. That could be possible that if you buy a particular set of portfolio initially, you will end up having a very huge portfolio, a very, very diversified portfolio, let's say 70, 80, 90 stock portfolio. There's no harm. There is no harm that you have a very huge portfolio or 20 stock portfolio. Build your philosophy. What works for you? What makes you comfortable? So certain set of very, very common philosophy of investment world doesn't give me comfort. So it doesn't give me a comfort that I can build my portfolio on 15 or 20 stocks. There is a certain set of diversification. I generally try to keep it in my portfolio. So that is how you should invest. Like for an example, if I interview any of the candidates, one question that I have: do you have a Demat account? If he says no, then I ask why. Because there are certain asset managers or there are certain AMCs which doesn't allow to open Demat or sort of do investment, which I understand. If there is a regulatory reason, I understand. But if you are allowed and if you are still not doing it, then boss, आपका interest कहाँ से आया? आपका interest, then there are, how can I judge you only on your informed gyan rather than the experience? That's the one thing. And second thing, do more projects. Talk to the people. All thanks to LinkedIn, you can connect with anybody, right? I get a lot of messages, sir, I am working on ABC project. Can you suggest me how should I do it? I am more than happy to do a Zoom call or do a telephonic call and have a conversation with them, right? Similarly, you can reach out to multiple people, because I also reach out to my seniors and they are more than happy in the industry to help you and support you in that way. So do more projects, read more. Try to have a more practical experience. Today, if I get anybody's CV who has done 3, 4, 5 projects during his graduations, I will be more than happy than the people who than a candidate who has done only a particular education from a very decently well institute. But I will give more preference to a guy who has done some experience around. Right. So work. Right? There are a lot of person that you can work around it. You can speak to them. Build your project, build your model on Excel. आपको Python आना जरूरी नहीं है, आप Excel पे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। उसको evolve कीजिए, डमी चलाइए कुछ दिन 10,000 से पोर्टफोलियो चलाइए, 50,000 से चलाइए, whatever you are comfortable amount, do it. Learn from that process. जैसे मेरा भाई मेरे को पूछता है कि अगर मुझे इक्विटी समझना है तो मैं क्या करूँ? अगर मैं कोई कोचिंग क्लास लगाऊं, तो अगर तेरे पास 5,000 10,000 रुपए है जो तू कोचिंग क्लास को देगा, इन्वेस्ट करो, तो उससे से तो इन्वेस्ट कर और वो इन्वेस्ट से पोर्टफोलियो बना। मैं ही नहीं बोल रहा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खराब हैं, दे आर आल्सो डूइंग ग्रेट जॉब, बट हैविंग सेड दैट, हैव एन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दैट विल ऐड ऑन। सो उनके जो कोर्सेज हैं वो आपको न्यूएंसेस समझने में हेल्प करते हैं, राइट? ऐसे कोर्सेज में एनरोल कीजिए जो आपको समझ में जो कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हो। देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूबर्स जो बोलते हैं आप मेरे कोर्स में आइए, मैं आपको पोर्टफोलियो सिखाएंगे, आपका 25 दिन में पैसा डबल। तो हैविंग सेड दैट, वो सब चीजों से दूर रहिए, बट जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, जो आपको मनी मैनेजमेंट की स्किल सिखाते हैं, आप उनके पास जाइए। बट थोड़े पैसे अपने पास भी रखिए जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसे पोर्टफोलियो बनाइए, एंड देन यू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। वंडरफुल निशित, दिस कन्वर्सेशन इज रियली हेल्पफुल। बहुत सारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं या कॉलेज के बच्चे हैं जो अभी सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एरिया में जाने के लिए, तो ये कन्वर्सेशन को बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू अगेन फॉर टेकिंग आउट टाइम। प्लेजर।